अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर लैंड्स बर्जर मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी डायग्राम और इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वन बाय वन इसके पार्ट्स भी डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाता है। उसके लिए जो हमारे पास मेथड है, जो इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी की एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देता है, वो है लैंड्स बर्जर मेथड। लैंड्स बर्जर मेथड में एक्चुअली हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं कि एक सब्सटेंस की एडिशन पर कितना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज किया है। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से हमारा मतलब क्या है। उसके लिए लास्ट लेक्चर का कोई छोटा सा इंट्रो मैं आपको देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मतलब ये है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल हो, ड्यू टू सॉल्यूट एडिशन the boiling point of solution, the boiling point of solution increases। boiling point of solution क्या करता है? बढ़ जाता है। इसको कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात ये है कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स की कितनी तादाद आपने ऐड की है, या इनडायरेक्टली कितने मोल्स ऐड किए हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कौन सा सल्यूट ऐड किया है। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना सल्यूट ऐड किया है। अगर मैं लास्ट टाइम वाली इक्वेशन को बताऊं तो वो थी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वाज इक्वल टू के बी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट विच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और ये वैल्यू कब जनरेट होती थी? जब आप एक मोलल सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन मेजर करते थे, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। ये एम है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी इंडिकेट्स के कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुए हुए हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। ये मोलैलिटी की इंडिकेटर या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे मोलैलिटी कैलकुलेट हो सकती है। स्टूडेंट, हमने एक और फार्मूला कैलकुलेट किया था जिसमें हमने किया ये था कि अननोन मॉलिक्यूलर मास m2 ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते थे। और उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनती थी? उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती थी, दैट वाज इक्वल टू के बी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाय weight of solute which you have added divided by the weight of solvent multiply by 1000। अगर मैं इस फार्मूले को गौर से देखूं तो आप केबी की वैल्यू तो लिटरेचर्स में अवेलेबल है, आसानी से पता लग जाएंगे। किसी भी सोल्यूट का 1 मोलर सॉल्यूशन बना के, या जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूट है जिसका m2 आप फाइंड करने जा रहे हैं, m2 क्या है? मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। मोलर मास है सोल्यूट का जिसको आप फाइंड करने जा रहे हैं। केबी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम लिटरेचर, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को फाइंड करने के लिए असल में ये हम लेक्चर पढ़ रहे हैं। डेल्टा टीबी क्या है? चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस मेथड के जरिए फाइंड करेंगे? ये हम करेंगे लैंड्स बर्जर मेथड के जरिए। लैंड्स बर्जर के मेथड के जरिए। इसमें W2 तो सॉल्यूट का वेट है, ये तो आसानी से फाइंड हो सकता है। W1 क्या है? सॉल्वेंट का वेट। ये तो हम खुद सॉल्यूट अगर हमने ऐड किया 1 ग्राम तो हमें पता है। सॉल्वेंट अगर हमने ऐड किया 200 ग्राम, 2000 ग्राम, वो भी हमें पता है। तो रह के हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है, डेट इज डेल्टा टीबी, जो आज हम फाइंड करने जा रहे हैं लैंड्स बर्जर मेथड से। और इसका फायदा क्या होगा? इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी बाय यूजिंग लैंड्स बर्जर मेथड। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपके पास ये जो बाहर वाली ट्यूब है, जिसको मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाली ट्यूब, दैट इज एक्चुअली आउटर ट्यूब। और इसमें ये जो ये वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा खाली है। ये सारा हिस्सा आपका खाली है। और यहां से ये ओपनिंग है, यानी कि यहां से आपका कोई भी एयर है,
वेपर्स हैं बाहर निकल सकते हैं। सो लेट्स रिमूव दिस इंडिकेशन ताकि ये क्लियर डायग्राम रहे। स्टूडेंट, जो ये वाली ट्यूब है ये है इनर ट्यूब और ये ग्रेजुएटेड है। ग्रेजुएटेड का मतलब, एक तो ग्रेजुएटेड हम कहते हैं पढ़े लिखे को, तो ये भी पढ़ी लिखी है। मतलब क्या है, ये रीड कर सकती है, पढ़ सकती है। किसको? सॉल्वेंट की जितनी क्वांटिटी इसमें डाली होगी उसको, सॉल्वेंट की जितनी क्वांटिटी इसमें डाली होगी उसको। इसमें ना एक्चुअली रीडिंग्स मेंशन होती हैं। ये फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसा थर्मोमीटर पे रीडिंग मेंशन होती हैं या बीकर पे रीडिंग मेंशन होती हैं, इस तरह इस पे भी रीडिंग मेंशन होती है। तो आप इसमें से सल्यूट डालते हैं या सॉल्वेंट डालते हैं तो ज्यादा डालें या कम डालें, ये उसको मैयर करके बता सकती है। तो ग्रेजुएटेड का मतलब होता है कि इसमें आप सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को मैयर कर सकते हैं। इस पे रीडिंग्स लिखी होती हैं जिससे आप इसे मैयर कर सकते हैं, जैसे थर्मोमीटर पे रीडिंग लिखी होती है। इसका ये वाला जो हिस्सा है ये खाली है। असल में ये है क्या, ये होल है, खाली जगह है। इसका फायदा क्या है, इसमें से वेपर्स बाहर आ सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा रिमूव करके करीब ही लिख लेता हूं। इसमें से ये है होल है, इसमें से वेपर्स बाहर आ सकते हैं। अब आपने इसके अंदर एक सॉल्वेंट फिल किया, से आप वो कहते हैं कि जो सॉल्वेंट आपने इसके अंदर फिल किया वो था वाटर। ये आपने इसके अंदर वाटर की फिलिंग कर दी। अब जो वाटर आपने फिल किया ना, उसकी एक खास अमाउंट आपने फिल की होगी। वो खास अमाउंट ये ट्यूब जो है ये रीड कर सकती है, ये आपको बता सकती है, क्योंकि ये ग्रेजुएटेड है, इस पे रीडिंग्स लगी हुई हैं। तो ये आपने ऐड कर दी, किसकी अमाउंट ऐड कर दी आपने? सॉल्वेंट की। और ये रीड करके ट्यूब, इनर ट्यूब बता देगी कि कितनी ऐड की है। स्टूडेंट, जो रेड कलर की इसमें ट्यूब ऐड हुई है और उसके एंड पे ये जो एक गोल दायरा सा लगा हुआ है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये जो गोल दायरा सा लगा हुआ है डेट इज एक्चुअली अ बॉल। ये ना रोज हेड कहलाता है। ये ना एक खाली बॉल की तरह की होती है और इसके अंदर ना पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे, जिसमें से वेपर्स एस्केप कर सकते हैं, निकल सकते हैं। से ये आपका ये वेपर निकला है, ये वेपर निकला है, ये वेपर निकला है। यानी कि इसमें से अगर आप लिक्विड डालेंगे तो उसके ड्रॉप्स बाहर आ जाएंगे, अगर आप एयर ऐड करेंगे तो वो इसमें से एस्केप कर जाएगी। ये है रोज हेड। तो ये जो आपको रेड कलर के दायरे से या पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली होल्स। अब ये जो रेड कलर की ट्यूब है, इट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू अ फ्लास्क विच इज अ बॉइलिंग फ्लास्क। ये आगे फर्दर कनेक्ट होती है बॉइलिंग फ्लास्क से। वो बॉइलिंग फ्लास्क में क्या होता है, असल में ना बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर आपने फिल किया होता है अपना यही सॉल्वेंट जो आपने इधर ऐड किया है। से इसमें यही सॉल्वेंट आपने फिल किया होता है और इसको यहाँ पे हम कॉर्क लगा देते हैं ताकि ये क्लोज हो जाए। ये ट्यूब है और ये इसका होल है और इसके नीचे रखा होता है हमने ट्राइपॉड स्टैंड और यहाँ इसको हम कर रहे होते हैं हीट, बर्न कर रहे होते हैं। हम ऐसा करते हैं, बर्निंग के लिए फ्लेम का ही कलर जैसी चीज यूज कर लेते हैं। ये फ्लेम है और ये हम इसे हीट कर रहे हैं। तो ये आपके पास जो दूसरा हिस्सा है डेट एक्चुअली बॉइलिंग फ्लास्क, इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये है बॉइलिंग फ्लास्क। ये पूरी इसकी असेंबली है, ये पूरी इसकी असेंबली है। अब आपने किया क्या, स्टेप 1 में करना क्या आपने, आपके सामने बर्नर बना हुआ है। ये बर्नर जो होगा, ये इसके नीचे लिख देते हैं बर्नर, इसको ऑन करना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर लिक्विड है या सॉल्वेंट है प्योर, ये गर्म होना शुरू होगा और इसके क्या बनना शुरू होंगे, वेपर्स बनना शुरू होंगे। ये आ गए वेपर्स इसके। ये वेपर इस ट्यूब में से होते हुए इस हमारी इनर ट्यूब के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और ये जो आपका रोज हेड है
इसमें से निकल के इस लिक्विड के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। अब वो जो वेपर्स है ना, वेपर्स, वो जैसे ही इस लिक्विड में जाते हैं ना, वो अपनी हीट इस लिक्विड को ट्रांसफर करके कंडेंस हो जाते हैं। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूं, वेपर्स, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं किसी और कलर से, ब्लैक से लिखते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं वेपर्स फॉर्म्ड इन बॉइलिंग फ्लास्क goes to inner tube and increase the temperature of solvent अब ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है, जरा ये एक बहुत जबरदस्त बात है, इसको जरा देखते हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट बाय प्रोवाइडिंग लेटेंट, इसको मैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि बॉइलिंग फ्लास्क से जब वेपर आपकी इनर ट्यूब में आएंगे तो उनके पास एनर्जी होगी, वो वेपर स्टेट में है, वो वेपर स्टेट में लिक्विड से कन्वर्ट हुए हैं, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है और वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गए। अब जब वो वेपर स्टेट में है तो उनको वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। हम उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि वो वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने के दौरान रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि वेपर्स, एक मोल वेपर्स हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं 1 मोल लिक्विड के अंदर। तो इस दौरान जो एनर्जी वो रिलीज करते हैं एनर्जी, वो स्टूडेंट्स कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये आपके सामने लिखी हुई आ रही है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को अगर आप गौर से पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ वेपर्स को 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज आती है, निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये वाटर की वैल्यू आपके सामने लिखी नजर आ रही है। लेट्स मूव बैक टुवर्ड्स द टॉपिक। अब होता क्या है, ये एनर्जी दे ही जाएगा लिक्विड को, यानी कि वेपर्स एनर्जी गेन करके आते जाएंगे और इनर ट्यूब के अंदर लिक्विड को देते जाएंगे अपनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसे डायरेक्ट भी तो हीट कर सकते थे इनर ट्यूब के सॉल्वेंट को। एक्चुअली हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से 2 वजूहात से कर रहे हैं। एक तो ये है कि ये स्लो हीटिंग होती है, लिहाजा एक्यूरेट टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग पॉइंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन डेसिमल वैल्यू। दूसरी बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट हीट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास जो सॉल्वेंट हो वो फ्लेमेबल हो, तो खुदा ना खास्ता वो नुकसान कर सकता है। समहाउ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के ज़रिए हम स्लोली हीट प्रोवाइड करके इस सॉल्यूशन को बॉयल कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होना चाहिए। जो ब्लू कलर की स्ट्रिप या ट्यूब इसके अंदर रखी हुई है, डेट इज एक्चुअली थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर का ना एक खास नाम है। इस थर्मोमीटर को हम कहते हैं बेकमैन्स थर्मोमीटर। बेकमैन्स थर्मोमीटर। इसका फायदा क्या है, इसकी असलियत क्या है? इसकी असलियत ये है, इसका फायदा ये है कि ये बहुत छोटी चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। 0.01 केल्विन तक की चेंज को ये मेजर कर सकता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया 0.01 तो ये बेकमैन्स थर्मोमीटर उसको भी मेजर कर सकता है। से ये चूंकि प्योर वाटर था, लिहाजा मेरा जो पहले बॉइलिंग पॉइंट निकला वो निकला 100 डिग्री, 100.00। बेकमैन थर्मोमीटर ने रीडिंग शो की 100.00। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा स्ल्यूट ऐड करने से मैं इस जो आपके पास
सॉल्वेंट है इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखें जब ये बॉयल हो रहा था ना तो इसमें से वेपर बन रहे थे और वो वेपर एस्केप भी कर रहे थे इस होल से, और यहाँ से एस्केप करते हुए वो इधर से बाहर आते जा रहे थे। इससे फायदा ये होगा कि आपका प्रेशर नहीं डेवलप होगा, वेपर प्रेशर इन योर सिस्टम, और आपका एक्यूरेट मेजर होगी बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ज़्यादा ना डेवलप होने से, यानी कि वो एक किस्म का प्रेशर कुकर नहीं बनेगा जिससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए। लिहाजा ये होल आपके लिए फ़ायदेमंद है जो वेपर्स को एस्केप करने देता है। समहाउ अब मैंने क्या किया, इसमें सल्यूट डाल दिया। सल्यूट डालने से इसका कलर, आप यूँ समझ लें मैंने ऐसा सल्यूट डाला जिसका कोई कलर था। मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैंने ऑरेंज से कलर का सल्यूट डाला, तो इससे इस सॉल्वेंट का कलर थोड़ा सा ऑरेंज सा हो गया। मैंने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सल्यूट डाला है, ये ले, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ, जब मैंने इसमें सल्यूट मिक्स किया, अब मेरा ये प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये बन गया मेरे पास सोल्यूशन। अब मैंने दोबारा बर्नर ऑन किया, बॉइलिंग फ्लास्क से वेपर भेजे और इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मैंने दोबारा टेम्परेचर मैयर कर लिया टेम्परेचर मैंने। अब ये देखें यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म नहीं हुआ, हमने दो रीडिंग्स मैयर की। हमने एक रीडिंग मैयर की T1, कब, जब प्योर सॉल्वेंट था। एक हमने सल्यूट डालने के बाद एक सर्टेन अमाउंट में से आपने सल्यूट ऐड किया ऑफ वेट 2, या हमने सल्यूट ऐड किया तो उस पर जो नया बॉइलिंग पॉइंट आया उसे मैं कह देता हूँ T2, वो आपने मैयर कर लिया यूजिंग बेकमैन्स थर्मोमीटर, तो वो आ गया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। पहले आया था प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, अब आया सोल्यूशन का वो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल हो रहा है। अब स्टूडेंट इन दोनों का जो फ़र्क है डेल्टा TB कहलाएगा, T2 माइनस T1, ये पॉजिटिव आएगा आंसर। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एलिवेट करता है, उसकी एलिवेशन होती है जब आप उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालते हैं। बॉइलिंग के बाद आपने करना क्या है, जब आपकी ये दो रीडिंग्स आ गई, आपने ये रोज हेड रिमूव कर देना है, थर्मोमीटर रिमूव कर देना है, और जो आपके पास सोल्यूशन बना है उसका आपने वॉल्यूम मैयर कर लेना है। वॉल्यूम मैयर करने का फ़ायदा क्या होगा, हम वहाँ से वेट ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेंसिटी, और इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ लगा के हमारे पास जितना भी सब्सटेंस था, सॉल्वेंट था, हम उसको W1 की जगह लिख सकते हैं, जो सल्यूट ऐड किया उसको W2 की जगह लिख सकते हैं, एंड देन हम जो KB की वैल्यू है लिटरेचर से फाइंड कर सकते हैं, और डेल्टा TB अभी हमने लैंड्स-बर्जर मेथड से फाइंड की, वो इनपुट करेंगे तो हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, छोटी सी एग्जांपल नंबर 11, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। Student, in this example, we are going to calculate the boiling point of solution. Boiling point of solution find करने के लिए हमें प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट अगर तो उसका अननोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट का, तो हम लैंड्स-बर्जर मेथड के ज़रिए चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट गिवन हो तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। हम पहले फाइंड करेंगे डेल्टा TB और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका डिफरेंस लेंगे तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो निकल आएगा। अब हमारे पास डेल्टा TB का जो फार्मूला था वो इक्वल होता है KB मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय M2। अब हमारे पास इसकी वैल्यूज़ गिवन है, KB की वैल्यू हमारे पास गिवन है। KB की वैल्यू फॉर दिस सोल्यूशन, ये वाटर का सोल्यूशन है तो वाटर के लिए KB की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.52। आपको याद होगा, ये मैंने वैल्यू आपको याद भी कराई थी। मल्टीप्लाई बाय 1000, वेट ऑफ सल्यूट कितना लिया गया है 24 ग्राम, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600 ग्राम। याद रखिएगा ये किलोग्राम में नहीं होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए,
क्योंकि 1000 का ये जो हमने एडिशन कराई थी इक्वेशन के अंदर 1000 की वैल्यू की, इसीलिए कराई थी कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो ग्राम्स में होता है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज एक्चुअली गिवन 58। तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आई वो आई 0.358 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आया चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेटमेंट के जरिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, डेल्टा टी बी इक्वल होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्वेंट का कम होता है, सॉल्यूशन का ज़्यादा हो जाता था, वो डेल्टा टी बी कहलाता है। डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.358। टी सॉल्यूशन फाइंड करना है और हमारे पास प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू है 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 0.358 डिग्री सेंटीग्रेड में, और सॉल्यूशन का जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 100.083 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट, नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू नो कि आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली। आप डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप डेल्टा टी बी को एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लैंड्सबर्जर मेथड। लैंड्सबर्जर मेथड में आप इन सोल्यूशन को बॉयल करें, आपका बेकमैन थर्मोमीटर पे बॉइलिंग पॉइंट पे आके रीडिंग आ जाएगी, वो आप 100.08 डिग्री 3 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। चूँकि वो 0.01 केल्विन तक मेजर कर सकता है, तो ये 0.083 वाली शायद वैल्यू ना आए, बट समहाउ मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए हमने ये फाइंड कर ली। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।